हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। लास्ट क्लास में अपन ने लॉ ऑफ मास एक्शन पर बात करी थी कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और अपन ने केपी और केसी में रिलेशन निकालना सीखा था कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। आपने रिलेशन आया था केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता था? सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर अपन एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की बात करेंगे और कई कई ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल पर बात करेंगे। मतलब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ के। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ के की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ के सबसे पहली जो एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि टू फाइंड स्टेबिलिटी टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अपन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ के। किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे कि समझना। अगर हमारे के की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारे के की क्या है वैल्यू ज्यादा है, के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया यार, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर हमारे के की वैल्यू ज्यादा आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे के की वैल्यू ज्यादा है, केसी की वैल्यू ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है। तो के इस तरह से डिफाइन करते थे ना, के इक्वल टू K equal to concentration of product raised to the power their molar stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to the power their molar stoichiometric coefficient। अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आने वाली है? ज्यादा आने वाली है। और प्रोडक्ट की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ रही है रिएक्शन में, तो एक बात साफ है कि जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, और ज्यादा तब बनेगा जब वो स्टेबल बनेगा। तो K की अगर वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी भाई। ठीक है। और अगर के की वैल्यू कम है, ठीक है, के की वैल्यू अगर कम है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट हमारी ज्यादा हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अगर के की वैल्यू ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, और के की वैल्यू कम तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कम। जैसे अपन इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जांपल देखना। एग्जांपल है हमारे पास 2XO गैस, ठीक है, ऑक्साइड है, गिव्स गिव्स X2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है के, वो है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है। दूसरी एक और रिएक्शन देके रखी हुई 2XO2। ठीक है, ये एक और ऑक्साइड है एक्स का। ठीक है, ये देता है भाई X2 गैस प्लस 2O2 गैस। इस रिएक्शन के लिए जो के की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर। कोई हमसे पूछे कि स्टेबिलिटी ऑफ एक्सो वर्सेस XO2। ठीक है, कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? एक्सओ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, XO2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हम जब यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ दो चीज देखी कि जो के है किसका? एक्सओ का। ठीक है, और जो के आ रहा है XO2 का। इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आ रही है एक्सओ के लिए वो आ रही है 1 इंटू 10 की पावर 10, और XO2 के लिए वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 की पावर 10। तो जो के है XO2 का वो क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अगर के ज्यादा आ रहा है तो इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और इसका अगर के कम आ रहा है तो इसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। मतलब यहां से अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एक्सओ क्या होगी? ज्यादा होने वाली है XO2 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके के की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है एक्सओ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो पहली और लास्ट एप्लीकेशन जो आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो यही आती है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर वैल्यू गिवन है तो उस बेसिस पे अपन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, कि आप किसी रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि समझना, मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन है, कुछ इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है, अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर फाइंड करूं तो वो क्या होगा, Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूं, मतलब कुछ इस तरह से कर देता हूं कि C प्लस डी गिव्स A प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसके लिए Kc लिखूं तो इसे मैं Kc डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D होने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे जैसे मैंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग करा वैसे वैसे मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अलग हो गया। कोई हमसे पूछे कि Kc डैश और Kc में क्या रिलेशन होगा, तो Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन Kc, रेसिप्रोकल है एकदम। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो Kc और Kc डैश में क्या रिलेशन आएगा कि Kc डैश जो है वो है इक्वल टू 1 अपॉन Kc, रेसिप्रोकल है भाई। ठीक है, उल्टा ही बोल सकते हैं कि जो Kc आने वाला है वो 1 अपॉन Kc डैश के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे ही मैंने चेंज किया वैसे ही मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर अपन कुछ पहला फैक्टर अपन ने देखा कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जैसे ही चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन की। स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके बेसिस पर भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा। अगर स्टोशियोमेट्री चेंज होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। इसे समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है 2NO2 गैस, 2NO2 गैस gives N2 gas, gives N2 gas plus plus 2O2 गैस, प्लस 2O2 गैस। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना पड़े K, तो वो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2। ठीक है, तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा आ रहा है। अब यहां पर मैं स्टोशियोमेट्री चेंज करता हूं तो देखता हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से चेंज आता है। अब मैं क्या करता हूं कि इस रिएक्शन को, ये जो पहली रिएक्शन है मेरी, इसलिए ये जो रिएक्शन है उसे मैंने पहला रिएक्शन नाम दिया है। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया है, पहला रिएक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को डिवाइड करता हूं 2 से। अगर मैं इस रिएक्शन को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं 2 से, अगर इस रिएक्शन को डिवाइड करूंगा 2 से तो ये रिएक्शन क्या होने वाली है, ये रिएक्शन होने वाली है भाई NO2 गैस गिव्स गिव्स हाफ N2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसी हो गई। अगर मैं इसके लिए Kc फाइंड करता हूं, ठीक है, Kc फाइंड करता हूं तो वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1/2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। ठीक है, कोई हमसे पूछे Kc और K में, ठीक है, ये Kc डैश बोल देता हूं, उसे मैं बोलता हूं Kc। ठीक है, उसे मैं क्या बोलता हूं, Kc, इसे मैं Kc बोल देता हूं भाई। Kc और Kc डैश में से अगर मुझे कोई रिलेशन बताना पड़े कि Kc और Kc डैश में से रिलेशन क्या होगा, पहले अपन Kc का एक्सप्रेशन देखते हैं कि Kc इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2। अब हमारा Kc डैश क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर हाफ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 1। तो अपन इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारा Kc है वो क्या होने वाला है, अंडर रूट Kc डैश के बराबर आ रहा है। ठीक है, जो हमारा सॉरी अपन इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा Kc है, ठीक है, ये हमारा जो Kc आने वाला है, ठीक है,
ये जो केसी डैश है वो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि केसी और केसी डैश में कुछ इस तरह से रिलेशन निकाला जा सकता है कि केसी डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ केसी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ केसी मतलब केसी की पावर 1/2, या फिर अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि केसी डैश इक्वल टू केसी की पावर 1/2, 1/2। तो अपन इसे एक जनरलाइज कर देते हैं कि इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एन, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एन से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा केसी डैश होता है वो किसके बराबर जाता है, केसी की पावर 1/n के बराबर आ जाता है। तो ये अपन ने एक जनरलाइज कर दिया, ये अपन ने क्या कर दिया, एक जनरलाइज कर दिया। तो अगर हम स्टोइचियोमेट्री चेंज करते हैं तो हमारा क्या चेंज होता है भाई, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 1/n की पावर बन जाता है। दूसरा अपन करने वाले हैं कि अपन क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से। अगर इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होने वाली है। रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास 4NO2 गैस गिव्स 4NO2 गैस गिव्स गिव्स 2N2 गैस प्लस 4O2 गैस। अगर मुझे इसके लिए कैसी डैश निकालना पड़े, ठीक है, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4 होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे केसी डैश और केसी में रिलेशन पूछे तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो केसी डैश है वो केसी की पावर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा केसी निकला था वो ये निकला था, केसी क्या निकला था, केसी निकला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो हमारा केसी डैश निकला है वो क्या निकला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी डैश और कैसी में कुछ इस तरह से रिलेशन लिख रहा है। अपन इसे जनरलाइज कर देते हैं कि इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय n, देन जो कैसी डैश है वो क्या होने वाला है, केसी की पावर n होने वाला है। ठीक है, तो यहां से अपन ने एक जनरलाइज कर दिया। तो स्टोइचियोमेट्री जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है थर्ड, व्हाट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, की मल्टी स्टेप रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो किस तरह से चेंज होता है। तो इसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि SO2 गैस है, ठीक है, वो हाफ O2 के साथ रिएक्ट कर रही है और हमारा क्या बन रहा है, SO3 गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, SO3 गैस बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमको गिवन है कि जो हमारा NO2 है, ठीक है, जो NO2 है वो इक्विलिब्रियम में है NO गैस के साथ, प्लस NO गैस है प्लस हाफ O2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को रिएक्शन को जोड़ देता हूँ। जोड़ूंगा तो ये हाफ O2 से हाफ O2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी भाई कि SO2 गैस प्लस NO2 गैस गिव्स SO3 गैस प्लस NO गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मान लेता हूँ। तो जो K है एंड K1 एंड K2 में क्या रिलेशन होगा कि जो K आने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए वो K1 इंटू K2 आने वाला है, ये ध्यान रखेंगे, K1 इंटू K2 आने वाला है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में कुछ इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन तीन फैक्टर देख चुके हैं। जैसे जैसे हमारा चेंज होता है वैसे वैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर, की टेम्परेचर को चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से चेंज होगा उसकी बात कर लेते हैं। कि यहाँ पर देखो कि अगर पहला बनाते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक जानते हो ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो वहां पर ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं वैसे वैसे मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करूंगा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर बात करूं तो ऐसे रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो उनमें ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं वैसे वैसे मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू घट रही है तो टेम्परेचर कम करने से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चार फैक्टर अभी तक देखे अपन ने। पहला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन की, अगर हम स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। उसमें दो फैक्टर पड़े, पहला अपन ने डिवाइड वाला करा और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला करा। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर अपन ने मल्टी स्टेप रिएक्शन पढ़ा कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में किस तरह से इक्विलिब्रियम चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। और फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर। तो ये ऐसे चार फैक्टर हैं जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अफेक्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे जो आ रहा है हमारे पास वो है रिएक्शन कोशेंट की। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, जैसे कि समझना है रिएक्शन कोशेंट को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन समझ लो कि रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट Q डिफाइन करना पड़े तो वो Q होगा concentration of C की पावर N1 into concentration of D की पावर N2 divided by concentration of A की पावर M1 into concentration of B की पावर M2। ठीक है, याद रखना है कि ये जो रिएक्शन कोशेंट है वो किसी भी स्टेज पर अपन डिफाइन कर सकते हैं, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, किसी भी स्टेज पर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफाइन करना पड़े तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर N2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर M1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर M2। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखें। तो आप सोच रहे होगे कि यार ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो तो सेम आ रहा है, नहीं भाई, यहाँ पर जो Q है हम किसी भी स्टेज पर डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K वो सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही डिफाइन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कुछ केस बनाते हैं। पहला केस बनाते हैं कि जब Q इक्वल टू K आ जाए, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट और K की वैल्यू बराबर आ जाए, तो उस केस में जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो इक्विलिब्रियम पर रहेगी। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, याद रखेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहेगी। दूसरा कि जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो हमारे Q से ज्यादा आ जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, मूव कर रही होगी। तीसरा कि जब हमारा Q आ जाए ज्यादा K से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से Q की वैल्यू ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी रिएक्शन होगी, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ये ध्यान रखें। तो तीन केस, Q इक्वल टू K रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, Q ज्यादा आ रहा है K से तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और K ज्यादा आ रहा है Q से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो याद रखना है कि जो रिएक्शन कोशेंट है Q वो हम किसी भी स्टेज पर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो सिर्फ अपन इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिफाइन करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लगातार क्वेश्चन देखा जाता है नीट और जेई में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ली चैटलियर प्रिंसिपल को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ a system is at equilibrium, is subjected to change of concentration, pressure and temperature, then equilibrium is shifted in such a way as to nullify the effect of change। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, बाबा जी ने तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में छपेगा कब, जब बाबा जी हिंदी में समझाएंगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है ना यार कभी कभार कि अपन को ना एक भाषा से प्रेम होता है, ठीक है, कि अपन को भाई हिंदी में थोड़ा सा अगर मिल जाए तो वो चीज अपने दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाती है।
ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर आप उसमें कंसंट्रेशन का चेंज करते हो, प्रेशर का चेंज करते हो, टेम्परेचर का चेंज करते हो, तो रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी कि जो आपने चेंज करा है वो उसका अपोज कर सके, दोबारा इक्विलिब्रियम में आ सके, तो उसकी उस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। इसे समझने के लिए अपन चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझना, हमारे पास एक एक इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इक्वेशन है m1a प्लस m2b गिव्स गिव्स n1c प्लस n2d गिव्स n2d, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है ये। अगर मैं क्या करता हूँ इक्विलिब्रियम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ। इक्विलिब्रियम पे थी, ठीक है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी वो सब कांस्टेंट थी। अब मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ना, जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट पर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, अब वो इक्विलिब्रियम क्या करेगा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है मतलब ए को कंज्यूम होना पड़ेगा, और ए कंज्यूम तब होगा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ए और बी आपस में रिएक्ट करने चाहिए, सी और डी मिलने चाहिए, तब ए की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है, जो रिएक्शन है वो मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी वैसे ही ए की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। पहले इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, तुमने बढ़ा के इतनी कर दी, अब क्या करेगा, इक्विलिब्रियम इसको कंज्यूम करके दोबारा से इस स्टेट पे ले आएगा, और जैसे इस स्टेट पे आएगा तो इक्विलिब्रियम दोबारा से हो जाएगा। अब सपोज कोई ये कहे कि अगर मैं सी की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता हूँ, सी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर मैं जैसे ही सी की कॉन्सेंट्रेशन को कम करूंगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अब रिएक्शन ये चाह रही है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से कांस्टेंट हो जाए जो पहले थी। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो सी बन रहा है। तो जैसे ही मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को कम करूंगा, वो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। अब तीसरा अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी को बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब मैंने डी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, अगर डी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है तो रिएक्शन ये चाह रही है कि डी की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से क्या हो जाए, कम हो जाए भाई, ठीक है। तो डी की कॉन्सेंट्रेशन तब कम होगी जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे और ए और बी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो डी की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी तो रिएक्शन जो होगी वो मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता हूं, ए की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दूं, कम कर दूं, ठीक है। तो रिएक्शन ये चाहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये होना चाहेगा, रिएक्शन ये चाहेगी कि इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टेब्लिश हो जाए, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के लिए ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले बढ़ी हुई थी फिर आपने कम कर दी, ठीक है। तो अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है मतलब ए को फॉर्म करना पड़ेगा, और ए को फॉर्म करना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी रिएक्शन हमारी। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगी, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाए, मूव कर जाए। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो तो रिएक्शन, या किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो तो रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी कि जो आपने इफेक्ट करा हुआ है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का, उसे वो नलीफाई कर सके, उसे वो एकदम से खत्म कर सके, तो इस डायरेक्शन में वो मूव करेगी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेशर का इफेक्ट, कि भाई चेंज इन प्रेशर करने से हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो प्रेशर बढ़ाने से एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और प्रेशर कम करने से क्या होता है, प्रेशर कम करने से होता है भाई कि प्रेशर जैसे ही आप कम करोगे वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स
पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, ठीक है, और प्रेशर कम करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसे फील करना है। इसे किस तरह से फील करो, जैसे कि समझो कि यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर, ठीक है, बीकर में अभी मैंने कोई प्रेशर नहीं लगा के रखा हुआ है, ये प्रेशर है, इतना प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये। अब मैं अगर इसका प्रेशर बढ़ा देता हूँ, जैसे ही मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। पहले इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल थे, अब मैं जब इसको पिस्टन को बढ़ाऊंगा तो पिस्टन यहाँ पे लेके आ, और पिस्टन जैसे यहाँ से लेके आया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम है, और इतने वॉल्यूम में इतने मोल्स आ रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, और प्रेशर कम करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे समझना कि प्रेशर का किस तरह से इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास गैस है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस। अब आप क्या करते हो, इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा देते हो। प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, कम होंगे। अपन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं कि जितना ज्यादा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, यहाँ जितना ज्यादा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी, उतन उधर उस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, तो रिएक्शन वहां पे शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे। तो यहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, तो 1.5। तो प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, तो रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है। कहां पर है, प्रोडक्ट की साइड। तो प्रोडक्ट की साइड मूव करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को क्या कर देता हूँ, प्रेशर को कम कर देता हूँ, जैसे ही प्रेशर कम करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है भाई, इस साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। तो पहला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखा, दूसरा चेंज इन प्रेशर देखा कि चेंज इन प्रेशर करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। बढ़ाओगे तो बढ़ जाएंगे, कम करोगे प्रेशर तो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है किस तरह से मेजर करते हैं कि जहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो सम है वो अगर ज्यादा आ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, और यहाँ पर जहां पर नंबर सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम आ रही है वैल्यू, तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कम है। ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होने वाला है, याद रखना है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर बात करें, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर बात करें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर बात करें, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। तो वहां पर ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, कम करूंगा, तो हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर में एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर कम करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर कम करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल सी बात है यार कि एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वहां पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएगा ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा।
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो एनर्जी की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती एनर्जी दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वहां पर वो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारे पास तीन फैक्टर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर, ली चैटलियर प्रिंसिपल को ये डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट आता है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा के लिए अगर डिफाइन करना पड़े तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है A gives B plus C। ठीक है, A gives B plus C। सपोज इनिशियली इनिशियली इसके पास कॉन्सेंट्रेशन या A मोल्स हैं। ठीक है, A मोल्स हैं, इनके पास तो कुछ होंगे नहीं। ठीक है, एट टी इक्वल टू टी टाइम पर ए में से एक्स मोल चले जाते हैं, ये एक्स बनाएगा, ये एक्स बनाएगा। तो अगर अल्फा डिफाइन करना पड़े तो अल्फा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं, एक्स, टोटल मोल्स कितने हैं, अगर परसेंटेज में चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए इंटू 100। तो कुछ इस तरह से अपन अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, और यहां पर आकर हमारा इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो पहले आईआईटी में आए हुए हैं, पहले नीट में आए हुए हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो भाई चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है भाई अभी। ठीक है, अभी जो बाबा जी दे रहे हैं वो एकदम से लेते जाना है। ठीक है, हमारी तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।